18 सितंबर को दोस्तों हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैं पहले ही दोस्तों आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, विद सॉल्यूशन के साथ समझा भी दिए हैं पार्ट 1 वाली वीडियो में। पार्ट 2 वाली वीडियो में आपको दोस्तों 3 अंकी और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण उत्तर के साथ बता दिए, समझा दिए हैं। वस्तुनिष्ठ केवल रह गए थे। ओके, तो आप लोग लगातार कमेंट करें सर वस्तुनिष्ठ कवर करा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा, वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। तो आपके कितना सिलेबस है, तो आपके त्रैमासिक परीक्षा में आपके अर्थशास्त्र में 5 चैप्टर आने हैं, जो आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली पुस्तक है, पहली पुस्तक, उसके 5 चैप्टर में 5 के 5 चैप्टर आने हैं। ओके, तो हम 5 के 5 चैप्टर के पूरे एक एक का बेहतरीन तरीके से वस्तुनिष्ठ देखेंगे। ओके, हर प्रकार के वस्तुनिष्ठ कवर कर दूंगा, जो प्रीवियस ईयर में आए उनको भी हम कवर करके लेकर चलेंगे। ओके, तो आपके क्या है कवर हो जाएंगे। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा ध्यान से, और दोस्तों वीडियो को देखते ही देखते क्या है वस्तुनिष्ठ की तैयार करते जाइएगा, क्योंकि अब दोस्तों इतना समय नहीं कि आप अलग से वस्तुनिष्ठ तैयार करें, वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाना है। ओके, चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारा चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इससे देख लेते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यक्तियों की मात्राओं से संबंधित है। ये जो सन लिखी है ये आपकी बोर्ड एग्जाम की लिखी है, बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था। ओके, पर एक फर्म एक उद्योग एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ही है कि एक इकाई का अध्ययन करना। ओके, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, किसे रोजगार दिया जाए, ये कोई समस्या नहीं है। बाकी क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीनों के आपकी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। बाकी रोजगार किसे दिया जाए, कोई समस्या नहीं होगी। अवसर लागत है, तो अगले श्रेष्ठ विकल्प का त्याग की लागत क्या है, आपकी अवसर लागत कहलाती है। किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है, तो FN नाइट ने बांटा था। आर्थिक समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं, तो प्रयुक्त सभी होंगे। आर्थिक समस्याएं क्या उत्पन्न करती हैं, तो ये सभी आपको उत्पन्न करती हैं, क्योंकि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है, असीमित है। ओके, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के जो साधन है वो लिमिट में दिए हुए हैं, इन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है, ये सभी आपका होता है आर्थिक समस्या को उत्पन्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र, कितनी वस्तुओं के उत्पादन के सहयोग बताता, केवल 2 वस्तुओं के सहयोग को बता सकता है। ओके, आगे नेक्स्ट है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर संबंधित है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये आपकी संबंधित। ओके, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आपका आया था। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, कीमत सिद्धांत है। फिर इसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के है पूरक होते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवाद को मिलाकर बनी हुई है। ओके, आगे देख लीजिए जो आपको तैयार करना है मैं उनमें ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बाकी आप क्या क्रम से एक तैयार करते जाइए, पढ़ते जाइएगा। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है व्यष्टिगत अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट संसाधनों की सीमितता की आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, आपका नेक्स्ट है हमारा हस्तक्षेप की नीति पूंजीवाद से संबंधित, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। समाजवाद में केंद्रीय नियोजन अनिवार्य है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, तो आप तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। पहले का हो जाएगा आपका घ नंबर का व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण मान्यता क्या है, पूर्ण रोजगार के सिद्धांत इस स्थिति को मान लिया जाता है। दूसरे का हो जाएगा आपका कीमत सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, कीमत सिद्धांत है। समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य यंत्र है वो आपका राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, योगात्मक अर्थशास्त्र है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट अब आ जाते हैं एक शब्द एक उत्तर देना है, जिसमें आपको तय करना है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य विषय क्या है, तो कीमत सिद्धांत विश्लेषण करना है, ये आपका मुख्य विषय रहता है। फिर नेक्स्ट आपको तय कर लेना है व्यष्टि अर्थशास्त्र को किन और नामों से जाना जाता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये सब एक ही नाम है। ओके, नेक्स्ट है कौन सा अर्थशास्त्र वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग पूर्ति के संबंध का अध्ययन करता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। पहले चैप्टर से कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत देख लेते हैं। तो पहला सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला है अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या होता है, किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करने की जो शक्ति होती है उसे हम क्या है उपयोगिता कहते हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता को बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता है घटती जाती है, 2020 के आपके एग्जाम में आ चुका है। ओके, और मैंने इस चैप्टर को जब मैंने आपको समझाया था तब मैंने आपको पूरे इसमें डिटेल से समझाया। ओके, तो नेक्स्ट है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में जो संबंध वाला क्वेश्चन मैं आपको बताया है, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट वहाँ से हमेशा बनते हैं। ओके, जब कुल उपयोगिता स्थिर रहती है सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य होती है। बजट रेखा की प्रवणता -P1/PT होती है। सम सीमांत उपयोगिता के नियम गॉसेन का कौन सा नियम है, तो द्वितीय नियम है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है तटस्थ वक्र का झुकाव रहता है, तो सीमांत उपयोगिता की ओर। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की जो मांग वक्र खिसक जाता है ऊपर से नीचे की ओर।
ओके, ऊपर की ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिफिन वस्तुओं की मांग। तो गिफिन वस्तुओं की जो मांग है वो आय से धनात्मक संबंध होता है। ओके, अब गिफिन वस्तुएं क्या है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको बताना है। निम्नांकित में से कौन सी पूरक वस्तुएं हैं, तो इनमें से कोई भी पूरक वस्तु नहीं है। जितनी भी ये तीनों वस्तुएं दिए गए हैं ये स्थापन वस्तुओं के उदाहरण है। चाय और कॉफ़ी, चावल और गेहूँ, कोक और पेप्सी, ये सब आपके स्थापन वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुएं क्या कहलाती हैं, जैसे आपका पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, ये आपके पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। स्थापन वस्तु में क्या होता है कि एक वस्तु नहीं होने पर हम दूसरी वस्तु पर शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, एक ना होने पर दूसरे से हम काम चला जाते हैं। और पूरक वस्तु में क्या होता है कि एक वस्तु दूसरी पर निर्भर रहती है। ओके, आगे नेक्स्ट है मांग में विस्तार का कारण होता है दी हुई वस्तु की कीमत का गिर जाना, यानी ये आपका मांग का नियम है। मांग का नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु की क्या है जो कीमत है वो कम है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और अगर उस किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाएगी। मांग के नियम की मान्यता है, तो मांग के जो तीन नियम की ये तीनों मान्यता हैं, स्थापन वस्तु नहीं हो, उपभोक्ता की आदतों में परिवर्तन ना हो, संबंधित वस्तु के मूल्य परिवर्तन ना हो, ये सभी आपकी मांग के नियम हैं। नेक्स्ट है मांग के नियम की आपकी ये सभी मान्यताएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय कर लेना सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है, तो उपयुक्त सभी मतलब मूल्य निर्धारण का भी, मांग का नियम का भी, उपभोक्ता बचत का भी। नेक्स्ट जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता आपकी क्या है, स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, इसमें आपको तैयार कर लेना है। प्रगतिशील करारोपण का सिद्धांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है एक तटस्थ वक्र की ढाल दो वस्तुओं की सापेक्षित सीमांत उपयोगिता की माप है। नेक्स्ट मांग का आशय उस से डेड से है जिसका पूरा किया जा सकता है प्रभावपूर्ण इच्छा से। नेक्स्ट एक प्रभावपूर्ण इच्छा जिसकी पूर्ति की जा सकती है मांग कहलाती है। मांग का नियम का आपका क्या है, गुणात्मक कथन कहलाता है। मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। फिर आपका नेक्स्ट देख लेते कर की मात्रा में वृद्धि होने से पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 77 में दोस्तों आपको तैयार कर लेना है मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता उपयोगिता कहलाती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट सम सीमांत उपयोगिता नियम का उपभोग के क्षेत्र में विशेष महत्व है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना गिफिन वस्तुओं की मांग का नियम लागू होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। अब आपको पता होगा जब गिफिन वस्तुएं क्या है तब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए गिफिन वस्तुएं क्या है। मैं आपको क्वेश्चन जब चैप्टर समझाया तब मैं पूरा आपको समझा चुका हूँ। दो अधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो भी आपका बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है नहीं काटते हैं। अब आ जाते हैं हमारी सही जोड़ी। सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, तो आपको इसे तैयार कर लेना। ओके, ये आपके दिए हुए, जैसे आपका दिया निम्न वस्तु है, तो निम्न वस्तु क्या है, मोटे अनाज हमारी निम्न वस्तुएं कहलाती हैं। स्थापन वस्तुएं आपकी क्या हो जाती हैं, तो स्थापन वस्तुएं हमारी हो जाती है चाय और कॉफी का। पूरक वस्तुएं कार और पेट्रोल का। और बाजार की मांग से क्या आशय होता है, बाजार मांग से आशय एक वस्तु की मांग से होता है। इस प्रकार से दिया हुआ अच्छे से तैयार कर लेना है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देते हैं, तो इसमें आपको तय कर लेना है सम सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का कौन सा नियम है, तो द्वितीय नियम है। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम ही कहता है आपका, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मांग के वस्तु की मांग और कीमत में क्या है, विपरीत संबंध होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं, तो आवश्यकता कहते हैं। किस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, तो विलासित जो वस्तु है उनकी मांग लोचदार होती है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है उत्पादन तथा लागत। इससे देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पीय। पहला है उत्पादन फलन बताता है, तो उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा को बताता है तथा उत्पत्ति के साधनों में संबंध बताता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन है, तो उपयुक्त सभी आपके दिए हुए हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन आपका हो जाता है पैमाने का प्रतिफल। नेक्स्ट आपको एक फर्म का उत्पादन फलन कहलाएगा आगमों और निर्गमों का संबंध। नेक्स्ट इसमें आपको तैयार कर लेना है स्थिर लागत को कहते हैं हम, क्या पूरक लागत भी कहते हैं। श्रम स्थिर लागत है, तो आपका जो श्रम है वो आपका स्थिर लागत हो जाएगा। नेक्स्ट आपको तय कर लेना कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती, तो स्थिर लागत है वो कभी आपकी शून्य नहीं हो सकती। आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना है उत्पादन फलन डेड से निरपेक्ष होता है, तो कीमत निरपेक्ष होता है। औसत आगम को ही वस्तु की डेड कहते हैं, तो कीमत कहते हैं। उत्पादन के डेड साधन, तो 5 साधन हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है औसत संप्रति बराबर होता है आपका कुल आगम बटे मात्रा। कुल आगम वक्र ढाल सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। 77 देख लेते हैं, इसमें आपको तैयार कर लेना है सीमांत उत्पत्ति हास नियम एक सर्वव्यापी नियम, बिल्कुल सत्य है। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। अविभाज्य के कारण पैमाने के घटते प्रतिफल की आवश्यकता लागू होती है, तो आपका असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है औसत लागत बराबर क्या होता है, कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते जो आपको तैयार करना है वो उसी बस में फोकस कर रहा हूँ। सही जोड़ी देख लेते तो इस प्रकार से दी है। सही जोड़ी एक बार अपने से मिला लीजिए, पूरे आपके क्वेश्चन भी दिए हो सॉल्यूशन के साथ बताया गया है, एक बार अपने से मिला लीजिएगा। ओके, आगे आप देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। उत्पादन फलन किस समयावधि से संबंधित होता है, तो निश्चित समयावधि से संबंधित है। माथल्स का जनसंख्या का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, उत्पत्ति हास के नियम पर आधारित है। वास्तविक लागत की अवधारणा का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है, तो प्रोफेसर मार्शल को जाता है।
उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग किसके बराबर होता है? कुल लागत के बराबर होता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इसमें पहला है कीमत स्वीकार कारक व्यवहार किस प्रतियोगिता का विशेषता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता का। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है मूल्य आपका निर्धारक का सूत्र नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अधिसीमा इक्वल टू न्यूनतम सीमा। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कोई फर्म तब संतुलन की अवस्था में होता है जब क्या होता है? MC इक्वल टू MR होता है। सम विच्छेद बिंदु उस स्थिति को होता है जब क्या है? TR इक्वल टू आपका TC होता है। समान लाभ तब होता है जब आपका AR इक्वल टू AC होता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है पूर्ति निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो स्थान से आपके क्या है? संबंधित नहीं है, बाकी मात्रा मूल्य समय से संबंधित रहती है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या हो जाती है? आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट आपको तय करना है बाजार पूर्ति सारणी निम्न में से किसकी सहायता से बनाई जा सकती है? व्यक्तिगत पूर्ति सारणी से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें आपको तैयार कर लेना है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म डेटाबेस वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करता है, तो हो जाएगा समरूपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता डेटाबेस वस्तुएं बेचता है, तो समरूपी। नेक्स्ट आपको तय करना है सम विच्छेद बिंदु पर फर्म का लाभ तथा हानि शून्य होती है। पूर्ति का नियम डेटाबेस वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, तो दुर्लभ वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। वस्तु की पूर्ति डेटाबेस का एक भाग है, वस्तु की जो पूर्ति है वो आपका स्टॉक का एक भाग होता है। 70 से देख लेते हैं, इसमें आपको तय कर लेना है पूर्ण प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपको तय करना है साम की अवस्था में फर्म का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। लाभ कुल आगम और कुल लागत का अंतर होता है, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इनमें अंतर होता है। ओके, जैसे कीमत और पूर्ति में विपरीत संबंध है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके, कीमत और मांग में आपका विपरीत संबंध होता है, लेकिन कीमत और पूर्ति में आपका विपरीत संबंध नहीं होता है। बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति का वक्र है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बाकी फिर इसके बाद आती थी सही जोड़ियाँ, तो इस प्रकार से दी है, तो इन्हें आपको एक बार तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ आपको दी हुई है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो एक बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। किस प्रकार की प्रतियोगिता काल्पनिक होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक होती है। नेक्स्ट इसमें आपको तय कर लेना है फर्म का लाभ किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? तो लाभ बराबर होता है सीमांत आगम का योग माइनस होता है सीमांत लागत का योग। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है पूर्ति की तालिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पूर्ति लोच का सूत्र, पूर्ति लोच का सूत्र आपको तैयार कर लेना है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बटे पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है बाजार संतुलन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करके आपको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम बाजार संतुलन वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो सामयिक कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ क्या होता है? मांग और पूर्ति के बराबर होता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है मांग का वक्र होता है दाएं को नीचे की ओर होता है, पूर्ति का जो वक्र होता है वो दाएं को ऊपर की ओर होता है। याद करिएगा, ये वक्र वाला हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र खिसक जाता है, दाएं की ओर खिसक जाता है। जब पूर्ति बढ़ती है तो मांग वक्र खिसक जाता है दाएं की ओर। कीमत सीमा या कीमत तल का निर्धारण करता है, तो सरकार करती है। प्रशासकीय कीमत क्या होती है? उपयुक्त समय कीमत तल में भी कीमत सीमा में भी। ओके, तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीमत तल भी होता है, कीमत सीमा भी होती है। राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है, वो कीमत आपकी तल कहलाएगी। आगे देख लेते हैं, आगे आ जाते हैं किसान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको तो तैयार कर लेना किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों क्या है? बराबर हो। 2020 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, एडम स्मिथ के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक डेटाबेस कीमतों का परिवर्तन कर देता है। आदर्श हाथ, आदर्श हाथ किसे कहते हैं? 2 नंबर में आपको समझाया था। ओके, तैयार करके रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को हम क्या कहते हैं? उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। यदि मांग बढ़ जाए तो पूर्ति घट जाए, तो डेटाबेस बहुत बढ़ेगी, तो क्या है? कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, कीमत उच्चावचन पहली प्रक्रिया बाजार होती है। ओके, जो सिलेक्टेड है मैं केवल वही आपको सिलेक्ट करके बताते जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को हम क्या है? निम्नतम निर्धारित सीमा कहते हैं। ओके, फिर देख लेते 77 में आपको तैयार करना है बाजार मूल्य काल्पनिक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बाजार मूल्य के निर्धारण में मुख्य तथा सक्रिय प्रभाव मांग पर पड़ता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कीमत तल का निम्नतम निर्धारण कीमत भी कहते हैं, तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, तो अभी आपका सत्य हो जाएगा।
जैसे समान मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। यदि किसी कीमत पर बाजार मांग से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाता है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसकी याद आती है सही जोड़ी इस प्रकार से दी है। सभी आपको सही जोड़ी अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। और अपने से मिला लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट करके आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ओके। अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें आपको तैयार कर लेना है। बाजार कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति में कौन से अधिक प्रभावशाली, तो मांग ज़्यादा प्रभावशाली होगी। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। जैसे श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होती है, तो जहाँ श्रम तथा श्रम पूर्ति एक दूसरे के क्या है, प्रतिच्छेदी करते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है मांग अधिकता किस कीमत में देखने को मिलती है, तो कीमत सीमा में देखने को मिलती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था, ओके। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कौन सी कीमत करती है, तो निम्नतम निर्धारण कीमत करती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत को ऊपरी सीमा में को क्या कहते हैं, तो उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। मतलब जो कीमत निर्धारित की गई उससे ज़्यादा में पैसे मिल रहे हैं तो हमारी क्या है, उच्चतम निर्धारित सीमा कहलाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कि जो आपके अर्थशास्त्र में 5 चैप्टर आने थे, 5 चैप्टर के हमने क्या है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है क्वेश्चन आंसर कवर करा चुका हूँ, तो उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।